नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एकदम बिंदास होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास आप लोगों की शुरू हो चलिए। और जल्दी से सभी बच्चे जो कमेंट सेक्शन के साथ जुड़ चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आज हम इस क्लास को शुरू करेंगे एक नए टॉपिक सेल के साथ, यानी कोशिका वाले चैप्टर के साथ हमारी जो ये क्लास है ये होने वाली है शुरू। तो जल्दी से सभी बच्चे आएँ और क्लास के साथ जुड़ें और कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आप लोग सभी सुन पा रहे हैं मुझे तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा भाई। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, नमस्ते दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। और सभी प्यारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं तो जल्दी से आप अपना हालचाल भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत सभी बच्चों को। हाँ जी बिल्कुल, अच्छे से आप लोग क्लास के साथ जुड़ चुके हो, क्लास आपको दिखाई भी दे रही है और चीज़ों को आप लोग सुन भी रहे हो, है ना। तो चलिए भाई, आ रही है आवाज़, तो अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ लिया जाए। टॉपिक आप लोगों का चल रहा है सेल। तो भाई अपनी कॉपी के अंदर आप लोग हेडिंग डालेंगे सेल, जिसको हम लोग कोशिका के नाम से भी जानते हैं। सेल यानी कि कोशिका, ठीक है। अब जब हम लोग कोशिका के बारे में बात करते हैं, सेल के बारे में बात करते हैं, तो एक ऐसा टॉपिक जहां से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का जहां से आप लोगों को पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इसको आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो भाई सभी बच्चे आ जाएं और जुड़ जाएं अब क्लास के साथ। अब मैं आपको सेल वाले जो चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है बेटा, क्लियर। हाँ जी, डेली टाइमिंग यही रहती है आपकी क्लास की, ठीक। चलिए, तो अब देखो सबसे पहला मुद्दा कि मैम जब हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। आपको ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोशिका का अध्ययन क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल क्या होता है। तो जब कभी भी हम कोशिका का अध्ययन करते हैं इसको कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, आप बताते हैं कि साइटोलॉजी होता है कोशिका का अध्ययन, ठीक है, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, आपने कहा कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कई बार आपको पेपर में साइटोलॉजी तो ऑप्शन में मिलता ही मिलता है, साथ में यहाँ पर आप लोग एक और चीज बताकर चल सकते हो, सेल बायोलॉजी। तो कभी कभी आपको पेपर में सेल बायोलॉजी भी लिखा जाता है, कोशा विज्ञान। कभी कभी आप लोगों को पेपर में कोशा विज्ञान भी लिखा जाता है कि भाई कोशा विज्ञान किसका अध्ययन होता है। तो कोशा विज्ञान कोशिका का अध्ययन होता है, यानी कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी तो कहते हैं, साथ में सेल बायोलॉजी या कोशा विज्ञान भी हम लोग किसको कहते हैं, इसी को कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को ही। अब बात करते हैं कि मैम कोशिका क्या होती है दोस्तों, क्या है सेल, फटाफट से बताओ कोशिका क्या होती है। अब जब आप लोग क्लास को ले रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि मैडम आपके सामने खड़ी है, देखो मैं खड़ी हूं। अब मुझे तो तुम नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आप लोग सजीवों की कैटेगरी में आते हैं। मैं भी सजीव, आप भी सजीव, है ना। हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले, हमारे जितने भी सगे संबंधी सब सजीव, साथ में हमारे आसपास जो पेड़ पौधे रहते हैं, हमारे आसपास जितने भी जंतु रहते हैं वो सब के सब सजीव। और मैडम जी कमाल की बात तो ये है कि बैक्टीरिया जो हमें दिखाई भी नहीं देता, जीवाणु जो हमें दिखाई भी नहीं देता, वो भी सजीव है। बैक्टीरिया इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया भी एक क्या है दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, सजीव है, जीवाणु भी। तो ये सब किससे मिलकर बने हैं, तो इन सब में अगर मैं आपको कॉमन कहूं, इन सब में अगर मैं आपको एक ऐसी चीज कहूं जो सब में पाई जाती है, जीवाणु से लेकर हमारे अंदर तक, पेड़ पौधों में
कुत्ते, बिल्ली या जितने भी है तुम अपने आसपास जीव जंतु देखते हो, सब में एक कॉमन चीज है बेटा, कोशिका। यानी कि सबका शरीर कोशिका से मिलकर बना है। तो क्या है कोशिका? व्हाट इज सेल? तो आपने कहा सजीवों के शरीर की सबसे छोटी यूनिट। आप बताकर चलते हो सजीवों के शरीर की सबसे छोटी यूनिट। ठीक है, तो कोशिका क्या होती है दोस्तों? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी यूनिट। मैं आपके सामने खड़ी हुई हूं, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों कोशिका। अब मैं आपके सामने खड़ी हूं, तो मैं कौन हूं? सजीव हूं। अब मैं कहूं कि मेरे शरीर को बनाने वाली जो सबसे छोटी इकाई है वो भी यही है, कोशिका। आपके शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई कोशिका, पेड़ पौधों को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई कोशिका। तो इस पृथ्वी पर कोई भी सजीव ऐसा नहीं है जो बिना कोशिका के बना हुआ हो। तो कहने के लिए हमने बताया कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई ही कोशिका होती है। यानी आपने कहा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग्स बॉडी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग्स बॉडी, यानी कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? हमने कहा कोशिका कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? सोनाली जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आज आपको ज़रूर ये बात कंफर्म हो गई होगी कि क्लास जो है एकदम लाइव चल रही है। ठीक है, सिर्फ क्लास जब ही लाइव नहीं चलती बच्चा, जब हम आपके कमेंट्स पढ़ें, क्योंकि कमेंट्स अगर पढ़ते रहे तो फिर कंटेंट कैसे दे पाएंगे आपको? कमेंट्स पढ़ते रहे तो सिलेबस कैसे आप टाइम से कंप्लीट कर पाओगे? तो सिर्फ कमेंट पढ़ना ही नहीं जताता है कि क्लास लाइव चल रही है। जब यहाँ पे आपको टीचर पढ़ा रहा हो तो आपको भी बड़े कंसंट्रेशन के साथ क्लास को पढ़ना है, बजाय इसके कि मैडम लाइव है या रिकॉर्डेड। क्लास हमेशा आपकी लाइव ही चलती है, ऐसा कोई है ही नहीं मुद्दा कि क्लास रिकॉर्डेड चलती हो। ठीक है बेटा, तो क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है, सबके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। आप बहुत अच्छे से अपना जो ध्यान है, अपना जो कंसंट्रेशन है उसको क्लास पर लगाइए और चीज़ों को अच्छे से समझिए। ठीक है, ऑल बैक्टीरिया सजीव है मैम, बिल्कुल विक्रम जी, सारे के सारे बैक्टीरिया सजीव हैं। कोई बैक्टीरिया ऐसा नहीं है जो निर्जीव की कैटेगरी में आता हो, जो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता हो। ठीक है बेटा, क्लियर? चलो भाई, हाँ, वायरस एक अपवाद है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वायरस को तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो वायरस तो ना पूरी तरीके से सजीव है और ना पूरी तरीके से निर्जीव, तो वायरस पर तो अभी बात करेंगे। पहले हमने बात करी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिका क्या होती है? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई, चुन्नू मुन्नू सी इकाई, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग्स बॉडी। अब हम लोग कोशिका के बारे में एक और स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, या एक और स्टेटमेंट। बेटा, कोशिका को ना सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। तो कोशिका को सजीवों की, आप लोगों को याद रखना है ये पॉइंट, सजीवों की क्रियात्मक, दोस्तों क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको समझना है कि कोशिका जो होती है, कोशिका को ही हम लोग सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाती हूँ। तो लिखोगे सेल इज ऑल्सो known as functional and structural unit of लिविंग्स। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग लिविंग्स की क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जानते हैं कोशिका को। अब बच्चों को लग रहा होगा कि बड़े डिफिकल्ट से शब्द लिख दिए मैडम ने, क्रियात्मक और संरचनात्मक, यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, ये होते क्या है? तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या है, अब मैं आपको समझाती हूँ। इतना तो समझ में आया कि कोशिका सारे सजीवों को बनाती है। ठीक है, दूसरा बात कि कोशिका जब किसी भी सजीव को बनाती है तो उसके अंदर जो काम करने की कैपेसिटी है, या उसके अंदर जो उसकी संरचना को बनाने की कैपेसिटी है, किसकी बात चल रही है? सजीवों की। सजीवों का शरीर जब काम करता है, सजीवों के शरीर की जब संरचना बनती है, तो इन सबको बनाने का काम भी कौन करती है? कोशिका। जैसे, अब समझना आप लोग, ठीक है, जैसे
भाई एक भाई साहब जी हैं जो आपके सामने खड़े हैं, ये एक भाई साहब हैं जो आपके सामने खड़े हुए हैं, बिल्कुल ये खड़े हुए हैं। ये मिस्टर, क्या नाम दूं इनको, मिस्टर सी हैं ये, है ना, या मिस्टर एम है ये, ठीक है। अब ये जो भाई साहब जी हैं, इन भाई साहब जी की ये जो आंखें हैं जिनसे ये क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं, है ना, इन भाई साहब जी की ये जो आंखें हैं किसने बनाई है, कोशिकाओं ने। ये आंखें, ये तुम्हारी प्यारी प्यारी आंखें, ये दो नैन किससे बने हैं, कोशिका से बने हैं। अब हम एक आशिक की निगाहों से आंखों को नहीं देखेंगे, अब हम एक आशिक की निगाहों से आंखों को नहीं देखेंगे, अब हम एक बायोलॉजिस्ट यानी कि एक जीव विज्ञान के स्टूडेंट की तरीके से आंखों को देखेंगे। तो दोस्तों आंखों में क्या है, आंखों में क्या है, तो तुम कहोगे आशिक कहते हैं आंखों में, तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है। तो तुम्हें आंखों में प्यार नजर नहीं आना चाहिए, तुम्हें आंखों में कोशिकाएं नजर आनी चाहिए। तो हमारी आंखें भी किससे बनी है, कोशिकाओं से बनी है, ठीक है। इन भाई साहब जी की नाक भी कोशिका से बनी है, इन भाई साहब जी के जो मुंह है, दांत हैं, सब कोशिका से मिलकर बने हैं। इन भाई साहब जी के अंदर एक दिल है ना, एक दिल है मेरे पास जो तेरे लिए धड़कता है। तो इनका जो दिल है प्यारे बच्चे, ये भी कोशिका से बना है। इन भाई साहब जी के पास दो फेफड़े हैं, आपको पता है लंग्स होते हैं, फेफड़े किससे बने हैं, कोशिका से। इनके पास दो किडनी भी हैं छोटी छोटी सी, ये किडनियां किससे बनी है, कोशिकाओं से। इनके पास एक लीवर भी है दोस्तों, किससे बना है, कोशिका से। इनके पास इनका स्टमक भी है, पेट भी है, किससे बना है, कोशिका से। इनके पास इनकी आंतें भी हैं, छोटी आंत बड़ी आंत भी है, किससे बनी है, कोशिका से। तो अगर मैं मिस्टर एम की बात करूं तो इस मिस्टर एम का पूरा शरीर किसने बनाया, मिस्टर एम के पूरे शरीर की संरचना किसने बनाई दोस्तों, मिस्टर एम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किसने तैयार करा दोस्तों, आप बताएंगे कोशिका ने। मैम ये पूरा शरीर सेल से मिलकर बना है, अगर कोशिका नहीं होती तो इनके शरीर के अंदर जो जितने भी ऑर्गन है वो बनते ही नहीं। तो कुल मिलाकर कोशिका ही सजीवों की संरचना तैयार करती है। मैम कोशिका ने कैसे बनाई ये ऑर्गन, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाऊंगी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाऊंगी, है ना। हाँ जी, बहुत तगड़े लग रहे हैं तुम्हें ये टेडी बियर, ये टेडी बियर नहीं है, मिस्टर एम है ये। और मिस्टर एम के शरीर में कैसे कैसे सारे अंगों को बनाया ये मैंने आपको समझाया। तो आपके शरीर में, हमारे शरीर में, किसी भी सजीव के शरीर के अंदर एनी लिविंग, कोई भी आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हो तो उसका शरीर बनाने का काम करती है कोशिका। मैम कैसे, तो भाई सबसे पहले जब भी किसी जीव का जन्म होता है तो उसके शरीर में बनती है एक कोशिका, एक सेल बनती है। अब यही कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में अपने आप को बांट लेती है, मतलब एक ही कोशिका देखो अपने आप को बहुत सारी कोशिकाओं में ऐसे ऐसे बांट लेती है। तो ये बन जाता है कोशिका का समूह, ये बन जाता है दोस्तों कोशिका समूह। यानी एक ही कोशिका ने एक जाइगोट, जाइगोट के बारे में सुना है ना, जब भी किसी का निर्माण होगा एक छोटी एक कोशिका बनती है, वही एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में अपने आप को डिवाइड कर लेती है। तो क्या बन जाता है, सेल का एक ग्रुप बन जाता है, कोशिकाओं का एक समूह। और यही कोशिकाओं का समूह आगे चलकर एक संरचना बनाता है जिसको हम कहते हैं टिश्यू, जिसको हम कहते हैं दोस्तों ऊतक। ऊतक तो क्या होता है, ऊतक कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब मैम ये टिश्यू क्या करेंगे, तो ये टिश्यू भी अपने आप में बहुत सारा अपना ग्रुप बनाएंगे, तो ये बना देंगे टिश्यू सिस्टम, ये बना देंगे दोस्तों टिश्यू सिस्टम। यानी कि ये भी आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा ऊतक तंत्र, बन जाएगा ऊतक तंत्र। जब मैम ये बहुत सारे ऊतक आपस में मिले तो इन्होंने बना दिया एक सिस्टम, एक ऊतक तंत्र का निर्माण कर दिया। तो मैम ये ऊतक तंत्र क्या करेगा, तो बेटा ये ऊतक तंत्र करेगा अंगों का निर्माण, हमारे अंगों का निर्माण, जैसे आंख बनाई, लीवर बनाया, किडनी बनाई, दिल बनाया, है ना, आंतें बनाई, पेट बनाया। तो ये सारे के सारे जो टिश्यू एक साथ मिल गए हैं, इन टिश्यू ने मिलकर अब अपने अपने अंगों को बनाना शुरू करा, यानी आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन बनाना शुरू करा, ठीक है। अब जब आपके शरीर में ऑर्गन बन गए तो आपके शरीर में अंग तंत्र बन जाता है, अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। मैम ऑर्गन सिस्टम का मतलब कि सारे के सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बना देते हैं, जैसे कि फेफड़ों ने बना दिया श्वसन तंत्र,
लीवर ने बना दिया पाचन तंत्र, है ना, हमारी किडनी ने बना दिया उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज ने एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया, लीवर ने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, लंग्स ने रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया, है ना। तो इस तरीके से आपके शरीर में जो ये टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यू मिलकर आपके ऑर्गन बनाते हैं। और जब आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन बन जाते हैं, हार्ट बन गया, लीवर बन गया, किडनी बन गई, लंग्स बन गए, तो आपकी बॉडी में एक पूरा सिस्टम बन जाता है ऑर्गन का। तो इसको कहते हैं अंग तंत्र। और जब आपके शरीर में अंग तंत्र बन गया तो पूरा का पूरा जो शरीर है, पूरी की पूरी जो बॉडी है वो रेडी हो जाती है। तो भाई ये मिस्टर ए जो बने हैं, ये पूरे के पूरे सिस्टम से तो बन रहे हैं। इसके शरीर में देखो कितने सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं। फेफड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, किडनीज एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो अलग अलग तरीके के ऑर्गन मिलकर अलग अलग सिस्टम बनाएंगे आपकी बॉडी में। लिखवाया भी था सिलेबस में, ठीक है। तो अलग अलग आप लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पर आपके ऑर्गन बन जाएंगे। और जैसे जैसे आपके शरीर में ऑर्गन बनेंगे वैसे वैसे ही एक पूरी बॉडी तैयार। एक 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे माता के पेट में जब वो 9 महीने तक बच्चा रहता है, उस बच्चे के साथ क्या हो रहा होता है 9 महीने में? बेटा उसके अंगों का ही तो निर्माण होता है। 1 महीने में उसकी किडनी तैयार हो रही होती हैं, फिर दूसरे महीने उसका लीवर तैयार हो रहा होता है, फिर नेक्स्ट मंथ उसका हार्ट बनता है। ऐसे करके पूरे 9 महीने में उस बच्चे के अंग ही तैयार हो रहे होते हैं। फिर लास्ट में उसका पूरा बॉडी रेडी हो जाता है और वो बच्चा जन्म लेता है। तो कहने की बात यह है कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कोशिका से। और कहानी कहाँ तक चली? एक पूरे शरीर तक चली। तो हमारे शरीर को बनाने का काम या सजीवों के शरीर को बनाने का काम किसने करा दोस्तों? किसने करा दोस्तों? आपने कहा कोशिका ने करा, ठीक है। मैम मिस्टर एम जी का एक ही दांत है, हाँ दांत इसके पूरे 32 हैं, बट टूट गए थे क्योंकि ये शरारत कर रहे थे। तो टूट गए, इनके दांत पूरे 32 थे, लेकिन ये शरारत कर रहे थे तो टूट गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि इनके शरीर में जो लंग्स हैं, इनके जो फेफड़े हैं, उनको बनाने का काम किसने करा? कोशिका ने। कोशिका से बने हैं फेफड़े। इनके शरीर में जो लीवर है किससे बना है दोस्तों? कोशिका से बना है। इनके शरीर में जो किडनीज हैं किससे बनी है दोस्तों? कोशिका से बनी है। इनके पास एक दिल है ना, हार्ट, किससे बना है दोस्तों? आपने कहा कोशिका से बना है, ठीक है, हृदय। इनके पास ब्रेन भी है, दिमाग भी है भाई इनके पास, किससे बना है? कोशिका से। तो कुल मिलाकर हमने कहा कि हमारे शरीर के अंदर या सजीवों के शरीर के अंदर सारे अंगों को बनाने का काम ही कोशिका करती है। इसीलिए कोशिका को कहा जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट। और मैम फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? मैम क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप लोगों के ऑर्गन काम करते हैं ना, तो उनके अंदर काम करने का काम भी कोशिका ही करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके फेफड़ों का क्या काम है? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, आपके फेफड़ों का क्या काम है? फटाफट से बताओगे, आपके फेफड़ों का क्या काम है? जल्दी बताओ, सारे बच्चे बताएं फटाफट, आपके फेफड़ों का क्या काम है? ब्रेन नहीं है ब्रेन इसके पास, मस्तिष्क भी है भाई दोस्तों। आपके फेफड़े क्या करते हैं दोस्तों? किसी भी व्यक्ति की पहली कोशिका का निर्माण गर्भ में ही होता होगा बेटा, बिल्कुल। जब आप लोगों ने देखा है शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर एक नई कोशिका जाइगोट का निर्माण करते हैं, और वही जाइगोट एक पूरे बालक का निर्माण करता है, चाहे वो कोई भी सजीव हो उसके अंदर, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, फेफड़ों का क्या काम होता है? श्वसन करना। फेफड़ों का क्या काम होता है प्यारे बच्चे? रेस्पिरेशन करना, है ना। अब फेफड़े जब श्वसन की क्रिया कर रहे हैं तो फेफड़ों को बनाया किसने? कोशिका ने, सेल ने। और फेफड़े के अंदर जो फंक्शन हो रहा है, फेफड़ों का काम है रेस्पिरेशन। तो फेफड़ों में श्वसन की क्रिया भी कौन कर रहा है? कोशिका ही कर रही है। जब किसी के फेफड़े खराब होते हैं तो फेफड़े खराब नहीं होते, फेफड़ों की कोशिका खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों के लंग्स हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ये है आप लोगों के फेफड़े, ये आप लोगों के क्या है? लंग्स हैं। तो जब लंग्स आप लोगों के खराब होते हैं या किसी के भी लंग्स जब खराब होते हैं तो इनको लंग्स को बनाने वाली होती है छोटी छोटी कोशिकाएं। ये लंग्स इस तरीके से छोटी छोटी सेल से मिलकर बने हैं। इन लंग्स के अंदर भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यही कोशिकाएं आपके फेफड़ों को बनाने का काम करती हैं, और यही कोशिकाएं आपके फेफड़ों में श्वसन की क्रिया करती हैं, रेस्पिरेशन। तो जब आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं दैट्स मीन फेफड़ों की कोशिका खराब हो रही है।
रही है। तो कोशिका ने ही फेफड़ों की संरचना बनाई और कोशिका ही फेफड़ों के अंदर काम कर रही है। तो जब फेफड़े खराब होते हैं तो फेफड़ों की कोशिका ही खराब हो जाती है, और कोशिका ही फेफड़ों की जब खराब हो गई तो फेफड़ों में कार्य होना बंद हो जाता है, यानी फेफड़े लंग्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए याद रखना कि कोई भी ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर है उसको बनाने का काम भी सेल ने करा है, और उसके अंदर जो काम हो रहा है, वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन वर्क कर रहा है, वो वर्क भी उसके अंदर सेल ही कर रही है। चाहे वो दिल का काम हो, चाहे लीवर का, चाहे किडनी का, कुछ भी आपकी बॉडी में हर ऑर्गन सेल से बना है, और हर ऑर्गन के अंदर जो भी काम हो रहा है वो सेल ही कर रही हैं। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आपके शरीर की सेल। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको आप लोगों को समझना है और बहुत मजेदार तरीके से आपको पढ़ते जाना है कॉन्सेप्ट को। तो हमने पढ़ लिया कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी है। कोशिका को सजीवों के शरीर की सबसे छोटी यूनिट कहते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिका को माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। आपको दिख रहा है मेरा हाथ, इस हाथ में भी कोशिका है बेटा, तो क्या दिख रही है तुम्हें? कहोगे नहीं। लेकिन जब इस हाथ को, मेरे हाथ के किसी मांस के पीस को लेकर आप माइक्रोस्कोप में रखोगे तो तुम्हें वहां सेल नजर आएंगी, कोशिका। तो ये ओवरऑल मेरा पूरा हाथ किसने बनाया है? कोशिका ने बनाया है। वैसे ही तुम्हारा हाथ भी कोशिका ने बनाया है। तो हर शरीर का ऑर्गन कोशिका से बना है, और कोशिका सबसे छोटी इकाई है, माइक्रोस्कोप से दिखती है, इसीलिए सजीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई, या सजीवों कि आप लोग क्या कह सकते हो? कोशिका को सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों को। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ दोस्तों, ठीक है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी और बात करेंगे कि मैम संसार में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। तो भाई आइए सबसे पहले बात करेंगे संसार में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका। पूछी जाती है, सबसे छोटी नहीं, पहले बड़ी लिखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? ये क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। बिगेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड, बिगेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड। भाई संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है ये आपको बताना है। तो आप कहते हो शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग क्या अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, यानी कि ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच जानते हो सभी बच्चे, तो ऑस्ट्रिच एग सेल जो होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है, वो संसार में सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है दोस्तों। तो संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। समझ में आ गई ना बात? ठीक है। सिगरेट लंग्स को नुकसान कितना पहुंचाते हैं बेटा? बहुत पहुंचाते हैं। अगर आप लोगों ने 10 सिगरेट पी हैं तो ऐसा समझो कि आपके फेफड़ों के अंदर जो आपके 10 साल की लाइफ थी उसको आपने पीछे लेकर चले गए हो आप। तो सिगरेट, बीड़ी, ये सब आपके लंग्स की जो सेल होती हैं उनको डैमेज करती हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये जो आप लोगों की एक सेल आपको नजर आ रही है, ये किसकी कोशिका है? ये शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। ये शुतुरमुर्ग का अंडा है दोस्तों, ऑस्ट्रिच एग है ये। अब ऑस्ट्रिच एग जो है इस पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका है। अब इसके बारे में खास बात यह है कि ये शुतुरमुर्ग का अंडा ऐसी कोशिका है जिसको आप सामान्य आंखों से देख सकते हो। मैंने अभी भी आपको कहा था कि सारी की सारी कोशिकाओं को हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लेकिन कौन सी कोशिका ऐसी है जिसको हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं? नॉर्मल आपको दिख रहा है बेटा ये शुतुरमुर्ग का अंडा, नॉर्मल आई से दिख रहा है। क्या सूक्ष्मदर्शी में देख रहे हो इसको? माइक्रोस्कोप में देख रहे हो? नहीं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सामान्य आंखों से देख सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कोशिका है जिसको हम लोग सामान्य आंखों से देख सकते हैं? तो आपने कहा शुतुरमुर्ग का अंडा। तो कैन सी बाय नॉर्मल आईज, इसको हम लोग नॉर्मल आईज के साथ विजिबल कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। और कमाल की बात दोस्तों ये है कि ये एक कोशिका से बना है, एक ही कोशिका है इसके अंदर। तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिकीय होता है, ये भी याद रखना। आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी एक कोशिकीय संरचना सामान्य आंखों से देखी जाती है? विच यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर कैन सीन बाय नॉर्मल आईज, ऐसे क्वेश्चन आएगा। कौन सी कोशिका, कौन सी एक कोशिका सामान्य आंखों से देखी जाती है? तो
तो आपने कहा शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये एक कोशिकीय है दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा, यूनिसेल्यूलर है, मतलब इसके अंदर एक ही कोशिका है, बहुत सारी कोशिका नहीं है इसके अंदर, ये एक ही कोशिका है बेटा। तो ये एक ही कोशिका इतनी बड़ी है कि आप इसको नॉर्मल आंखों से देख सकते हो। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है संसार में सबसे बड़ी कोशिका है। अच्छा, इसका साइज कितना होता है ये भी पूछ सकता है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका का आकार आप बताते हो 170 mm इंटू 130 mm होता है। तो ये इसकी कोशिका का साइज है जो आपको एग्जामिनेशन में कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका कितनी होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आपने यहाँ पे समझा कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात करते हैं कि संसार में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। संसार में सबसे छोटी कोशिका, ठीक है दोस्तों, संसार में सबसे छोटी कोशिका यानी कि स्मॉलेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड। ये भी क्वेश्चन आता है आपको कि भाई संसार में सबसे छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोशिका किसकी है, संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है ना। तो इस कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका का साइज मैंने आपको बताया। ठीक है, वेट तो बेसिकली नहीं पूछता, तो आप बता सकते हो लगभग ये आप लोगों को 5-6 किलो का भी हो सकता है शुतुरमुर्ग का अंडा, इतना साइज भी इसका हो सकता है। शुतुरमुर्ग पक्षी ही सबसे बड़ा है दोस्तों। अगर सबसे बड़ी पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा बर्ड है, बिगेस्ट बर्ड। ये उड़ता नहीं है क्योंकि इतना बड़ा साइज है इसका, उड़ता नहीं है ये क्या करता है, ये भागता है, रनिंग करता है। अगर मैं इसकी पीठ पर बैठ जाऊं ना तो ये मुझे लेकर भी चल देगा, तो इतना ज्यादा हैवी वजन भी ये ले सकता है। तो शुतुरमुर्ग फ्लाइटलेस बर्ड है, बिना उड़ने वाला पक्षी भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब आज वो बात करते हैं कि संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो संसार में सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया की है, जीवाणु है ना, बैक्टीरिया। आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा बैक्टीरिया का। अब मैम बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं, कौन से बैक्टीरिया की कोशिका सबसे छोटी है? तो आप बताकर चलते हो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम, जेली स्पेक्ट्रम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम, क्लियर। तो माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। तो आपने कहा माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम, ठीक है, जेली स्पेक्ट्रम। तो माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम नाम का एक बैक्टीरिया, इसकी कोशिका संसार में सबसे छोटी मानी जाती है। अच्छा मैम, इसकी कोशिका का भी साइज आता है क्या? तो बिल्कुल आता है दोस्तों। इसकी कोशिका का जो साइज है, इसकी कोशिका का जो आकार है वो होता है 0.1 से दोस्तों 0.3 माइक्रोन के बीच में। तो 0.1 से 0.3 माइक्रोन होता है इसकी कोशिका का साइज। किसकी? माइकोप्लाज्मा की कोशिका का साइज। क्या है माइकोप्लाज्मा? दोस्तों माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु, और किसी भी जीवाणु को आप बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। अब मुझे एक बात बता दो, तुम इस बोर्ड पर देखो, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना सारे बच्चे, इस बोर्ड पर देखो बड़े सारे जीवाणु बैठे हैं, क्योंकि रहते हैं बैक्टीरिया, हर जगह रहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पानी में है, हवा में है, मिट्टी में है ना, हमारे बालों में है, हमारी स्किन पर है, हमारे कपड़ों में है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में है। बैक्टीरिया एवरीवेयर, हर जगह होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, हेयर में भी सेल होती है बेटा, बिल्कुल होती हैं। ये बाल भी आपकी सेल ही हैं, बाल में भी कोशिका होती है बेटा। आपकी जो खाल उखड़ कर गिर जाती है ना, वो डेड सेल होती है, मरी हुई कोशिका, मृत कोशिका। जो आपकी खाल, पैरों की खाल उखड़ जाती है, हाथों की खाल, वो डेड सेल होती है। तो सब आपके शरीर के अंग सेल से बने हैं, कोशिका से ही बने हैं, है ना। अब इस पर किसी को बैक्टीरिया दिख रहे हैं? कहोगे नहीं मैम, क्यों नहीं दिख रहे? क्यों नहीं दिख रहे बेटा, जल्दी से बताओ। है इस पर बैक्टीरिया? है? ऐसा हो ही नहीं सकता इस पर बैक्टीरिया हो, क्योंकि देखो मेरे हाथों में पसीने आ रहे हैं, अब मैंने इस पर हाथ लगाया ऐसे, तो है इसमें बैक्टीरिया, बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं सारे बच्चे कि इस पर बैक्टीरिया क्यों नहीं है, जल्दी से बोलो। मैम ये तो अर्थ के समान है मैम। अच्छा, अर्थ के जैसा दिख रहा था शुतुरमुर्ग का अंडा। चलो भाई बताओ, माइकोप्लाज्मा में होती है ये जूट के
ट्री में होती है? माइकोप्लाज्मा में कोशिका होती है बेटा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया जो होते हैं वो इतने छोटे हैं क्योंकि आपको वो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते। हाथी सबसे बड़ा जानवर नहीं है क्या बेटा? हाथी सबसे बड़ा जानवर है, लेकिन हम तो पक्षी की बात कर रहे थे। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है, तो हाथी एक जानवर है और शुतुरमुर्ग एक पक्षी है। तो सबसे बड़ा पक्षी आपको पूछेगा शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी, सबसे बिगेस्ट मैमल आपको पूछेगा, तब आप कहोगे हाथी। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ना बातें? क्लियर? फिर भी क्या मुर्गी का अंडा भी एक ही सेल का बना हुआ होता है? हाँ जी, लेकिन सबसे बड़ी एक कोशी जो आपकी संरचना है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, क्योंकि शुतुरमुर्ग ही सबसे बड़ा होता है, पक्षी का अंडा सबसे बड़ा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को बैक्टीरिया इसलिए नहीं दिख रहे हैं बेटा, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत छोटे हैं। इनको देखने के लिए तुम्हें माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा और तभी ये आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपने कहा कि संसार में सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की होती है, और कौन से जीवाणु की होती है? माइकोप्लाज्मा जेलिस्पेक्टम की होती है। इसकी कोशिका का साइज कितना होता है? 0.1 से 0.3 माइक्रोन होता है। आगे बात करते हैं इस माइकोप्लाज्मा के बारे में, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। दोस्तों, ये है माइकोप्लाज्मा। देखो, ये है माइकोप्लाज्मा। जब आप इस माइकोप्लाज्मा को देखोगे ऐसा नजर आएगा आपको, ये किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये माइकोप्लाज्मा जो होता है, इस माइकोप्लाज्मा के बारे में आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताकर चलती हूँ। दोस्तों, ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, इसके चारों तरफ कोई भित्ति, कोई वॉल नहीं होती। तो ये कोशिका भित्ति रहित बैक्टीरिया है, कोशिका भित्ति रहित। आपको पेपर में आता है स्टेटमेंट माइकोप्लाज्मा के बारे में, तो ये कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है। ये कैसा बैक्टीरिया है बेटा? बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। बैक्टीरिया, ये कैसा बैक्टीरिया है? तो आपने कहा बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है बेटा। ठीक है, विदाउट सेल वॉल। मैम, सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल होती है बेटा किसी भी कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली एक संरचना। इस तरीके से किसी भी कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली एक भित्ति, एक संरचना, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है ये इसके अंदर नहीं होती, माइकोप्लाज्मा में नहीं है, तो इसीलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर तो ये है ही नहीं। तो कौन सा जीवाणु ऐसा है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में। ये जो माइकोप्लाज्मा होता है इसको हम लोग और कई नामों से भी जानते हैं। इस माइकोप्लाज्मा को हम लोग एक और या कई और नामों से जानते हैं। सबसे पहले इस माइकोप्लाज्मा का जो नाम है ना, इसको हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ बेटा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि विच बैक्टीरिया इज नोन एज पीपीएलओ। किस जीवाणु को पीपीएलओ कहते हैं? तो आपको आंसर लगाना है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को ही हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, है ना? पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। मैम, ब्लू व्हेल सबसे बड़ी होती है बेटा। स्थल पर जब बात करते हैं, स्थल यानी लैंड यानी जमीन, जमीन पर सबसे बड़ा हाथी होता है, और पानी में सबसे बड़ा पूछे या सर्वोपरि पृथ्वी पर सबसे बड़ा, है ना, स्तनधारी, तो पानी की जब बात हो रही है तो व्हेल बता सकते हो, लेकिन जमीन पर पूछेगा तो हाथी बताना है। ठीक है, चलिए, है ना, आगे बात करें। बिगेस्ट मैमल बेटा वो वाटर में है। बिगेस्ट मैमल लिव इन वाटर, पानी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी वो ब्लू व्हेल होगा। लेकिन अगर आपको पूछे जमीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी, तो वो हाथी होगा। ठीक है, चलिए, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीपीएलओ के नाम से जानते हैं हम। मैम, पीपीएलओ क्यों कहते हैं? पीपीएलओ की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्लूरो, आप बताकर चलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आती है पेपर के अंदर। तो किसको हम लोग प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया
प्लूरोनिमोनिया लाइक जीव, ठीक है। तो इसको ही पीपीएलओ को ही कहा जाता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या पीपीएलओ ही हम किसको कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। तो एक तो ये नाम हो गया इसका। भाई इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा नाम इसका होता है एमएलओ। बेटा माइकोप्लाज्मा को ही हम लोग एमएलओ के नाम से भी जानते हैं। तो माइकोप्लाज्मा को ही कहते हैं कोशिका भित्ति रहित बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। और दूसरा इसी को कहते हैं पीपीएलओ, पीपीएलओ की फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसी को कहा जाता है एमएलओ। तो एमएलओ की फुल फॉर्म होती है माइकोप्लाज्मा। आप लोग बताओगे माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक तो ये हो सकती है इसकी फुल फॉर्म माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी माइकोप्लाज्मा के समान जीव, माइकोप्लाज्मा के समान जीव, इसको हम लोग माइकोप्लाज्मा के समान जीव भी कहते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। या एमएलओ की एक और फुल फॉर्म होती है, एमएलओ के मतलब दो होते हैं, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसी को कहते हैं एमएलओ को ही मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, इसी को कहा जाता है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, यानी अणु के समान जीव, अणु के समान जीव, ठीक है। तो इसके दो नाम हो सकते हैं, अणु के समान जीव भी इसी को कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म भी, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी, और बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल भी, ये सब किसके नाम है, माइकोप्लाज्मा के। तो इस स्लाइड पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिख रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आते हैं बेटा, ठीक है। आपसे बढ़कर बायो इजी लग रही है मैम, बेटा बिल्कुल इजी है, बस अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते चलना है, रट्टा नहीं लगाना, और एक्चुअल में जो फैक्ट है उनको समझते चलना है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है, तो फैक्ट को समझते चलना है, ठीक है। तो ये सारी कहानी किसके बारे में थी, माइकोप्लाज्मा के बारे में। कौन, क्या है माइकोप्लाज्मा, एक जीवाणु। ये भी क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान में माइकोप्लाज्मा क्या है, ऑप्शन दे देगा विषाणु है, एक कवक है, एक शैवाल है, या एक जीवाणु है। तो आप बताते हो ये एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। चलिए भाई आइए, कहानी हमने यहाँ पर पढ़ी कि माइकोप्लाज्मा जो होता है, देखो ये माइकोप्लाज्मा ही है, कैसा दिख रहा है ना माइक्रोस्कोप के अंदर, और ये भी आपका माइकोप्लाज्मा ही है। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है ये सबसे छोटा सेल, वो इसकी जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी होती है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मैम जो आपने अभी भी बताया कि सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिका, अब बात करते हैं कि संसार हमारे अंदर, जब हम लोग मानव की बात करते हैं, जब हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन के अंदर हमारी बात हो रही है बेटा, अब बड़े ध्यान से समझना, जब जब हमारी बात होती है तो जानना जरूरी बन जाता है, हमारे बारे में बात हो रही है तो बहुत अच्छा। तो भाई मानव में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका आपको पूछा जाएगा, तो हमारे अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये आपको पूछा जाएगा, है ना। स्मॉलेस्ट सेल, हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप लोग बताकर चलते हैं। मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका मानी गई है शुक्राणु कोशिका, ठीक है, शुक्राणु कोशिका जो लड़कों के अंदर बनती है, यानी कि स्पर्म सेल। तो हमारे अंदर जो स्पर्म सेल है वो सबसे छोटी कोशिका मानी गई है, स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। अब शुक्राणु कोशिका को हम लोग चल कोशिका के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग चल कोशिका भी कहते हैं, है ना। तो शुक्राणु कोशिका ही हमारे शरीर की चल कोशिका है, यानी कि मोटाइल सेल। शुक्राणु को क्या कहा जाता है, मोटाइल सेल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुक्राणु गति करते हैं दोस्तों, मोटाइल गति करते हैं। जब ये फीमेल बॉडी में छोड़े जाते हैं शुक्राणु, तो फीमेल बॉडी में ये मूव कर कहाँ पहुंचते हैं, अंडाणु के पास पहुंचते हैं, ओवम के पास पहुंचते हैं। तो शुक्राणु गतिशील कोशिका है। शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म्स जो होते हैं, दे मोटाइल सेल, ठीक है, दे मोटाइल, यानी कि ये क्या करते हैं, गति करते हैं दोस्तों। तो ये जो स्पर्म होते हैं ये मोटाइल करते हैं, ये गति करते हैं, गतिशीलता होती है इनके अंदर, गति करते हैं। अब मैम इनमें गति क्यों होती है, किसकी वजह से इनमें गति होती है, तो दिख रही है इनकी पूंछ, ये जो इनकी पूंछ दिख रही है तुम्हें, ये
तो ये पूंछ की वजह से क्या करते हैं, गति। तो बेसिकली इनके पास ये टेल होती है, ये पूंछ होती है, इसकी वजह से ही ये क्या करते हैं, गति। अब इनकी टेल को हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, फ्लैजेला से। फ्लैजेला यानी कि कशाभिका कहते हैं जिसको, कशाभिका। तो इनके पास होती है कशाभिका यानी फ्लैजेला, एक पूंछ के जैसी संरचना। इसको हिलाते हिलाते चलते रहते हैं और आगे ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं, है ना। इस पूंछ को हिलाते रहते हैं और आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये गति कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। या मानव के शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जो मूवमेंट करती है, गति करती है। तो आप लोग बताते हो कि मानव के अंदर एक ऐसी कोशिका जो मोटाइल है, गति करती है, ये होती है आपकी स्पर्म सेल। एक बच्चे का है कि मैम माइकोप्लाज्मा को पादपों का जोकर भी कहते हैं। हाँ, ऐसा भी आप बिल्कुल लिख सकते हो। ये जो माइकोप्लाज्मा होता है दोस्तों, इसको हम लोग जोकर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है, इसीलिए इस माइकोप्लाज्मा को आप लोग बिल्कुल जोकर के नाम से भी जान सकते हो। इसको हम लोग जोकर के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रश्न आपको बहुत बार तो नहीं, लेकिन पहले एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन पिछले 10-12 साल से रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन आपको अगर आता है पेपर में तो आप बताओगे कि इसी को हम लोग जोकर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपनी शेप को बदलता रहता है, अपनी शेप को बदलता रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। सेल की डिस्कवरी बेटा अभी सब बताऊंगी, अभी पहले ये जान लेते हैं ना, छोटी कोशिका कौन सी, बड़ी कोशिका कौन सी। अब डिस्कवरी चलेगी सेल की। तो आपने इन चीजों को समझा बेटा, अच्छे से आपको समझ में आया कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी सेल है जो मोटाइल होती है, जो गति करती है। तो आपने कहा शुक्राणु कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु कोशिका। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो भाई बताओ जल्दी से, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यानी कि बिगेस्ट सेल, हमारी बॉडी की बिगेस्ट सेल कौन सी है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु कोशिका। कौन सी कोशिका दोस्तों, अंडाणु कोशिका, यानी कि ओवम सेल, यानी कि ओवम सेल। किसके अंदर बनती है ओवम सेल, ये बनती है फीमेल बॉडी के अंदर, महिलाओं में पाई जाती है दोस्तों, फीमेल में, ये महिलाओं के शरीर में होती है ना, महिलाओं में पाई जाती है। अच्छा, शुक्राणु किस में बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं मेल्स के अंदर, शुक्राणु मेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जो पुरुष होते हैं उनके शरीर में मिलते हैं। तो शुक्राणु मोटाइल होते हैं, जबकि अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है हमारे शरीर की, और ये नॉन मोटाइल होती हैं। इनको हम लोग अचल कोशिका कहते हैं, अचल कोशिका, यानी अंडाणु नहीं चलते, ये अचल कोशिका है ना। नॉन मोटाइल होते हैं अंडाणु, नॉन मोटाइल, यानी कि ये क्या है बेटा, नॉन मोटाइल सेल है, अंडाणु गति नहीं करते। अंडाणु जो महिला के शरीर में बनते हैं वो एक ही जगह अपना ऐसे आपकी फैलोपियन ट्यूब में फिक्स रहते हैं। तो वही फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो शुक्राणु है ये अंडाणु को फर्टिलाइज करेंगे। ये तो बाद की कहानी है, ये तो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैम पढ़ेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इतना जानना था आज के लिए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी। ठीक है बच्चों, समझ में आई, बताओ जल्दी से, है ना। हाँ, इनको हम नहीं देख सकते, ये बहुत छोटी हैं, इनको नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। नॉर्मल आइज से तो हम सिर्फ शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका को ही देख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आई। डाउट कैसे पूछे, टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो बेटा। नहीं, अभी रात को 8 बजे से 10 बजे तक आपका टेलीग्राम ग्रुप खुलता है, तो उसमें आप अपने टीचर्स को टैग कर कर जो आपका डाउट होता है उसको पूछ सकते हो बेटा। ठीक है ना, क्लियर। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक और पॉइंट जो आपको पेपर में आता है, आपको पूछता है दोस्तों, नोट करके लिखना है इस चीज, ठीक है, नोट डालकर इस चीज को लिख लीजिएगा कि भाई मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो अब हम लिखेंगे मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका, फटाफट बताओ सारे बच्चे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल
ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की है ना सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सारे बच्चे फटाफट बताएं। सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर की, सबसे बड़ी तो थी अंडाणु कोशिका, ओवम सेल। मैम सबसे लंबी कोशिका की अब बात हो रही है, बताएं जल्दी। अंडाणु के साथ कितने टाइम बाद क्रिया? बेटा 72 आवर्स के बाद, कभी भी विद इन 72 आवर, 72 घंटे के अंदर जब ये फीमेल बॉडी में जाते हैं शुक्राणु, तो ये एक्टिव रहते हैं और उस दौरान ये कितने भी मतलब फर्टिलाइज्ड हो सकते हैं अंडे के साथ। ठीक है, चलो जल्दी बताओ भाई। ठीक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी से बताएं सारे बच्चे। हाँ हाँ हाँ, अंडाणु शुक्राणु कहाँ बनते हैं बेटा? टेस्टिस में बनते हैं, टेस्टिस वृषण में। आप रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो बस सारे डाउट्स वहां क्लियर करेंगे। अभी तो सेल पढ़ रहे हैं ना, शुक्राणुओं के पीछे इतना क्यों पढ़ गए तुम? वो हमारा जो चैप्टर आएगा प्रजनन वाला, उसमें पढ़ाऊंगी वो सारी चीजें। अभी सेल पर ध्यान दो। तो नर्व सेल, बिल्कुल, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। तो हमारी जो न्यूरॉन सेल होती हैं, तंत्रिका कोशिका जो होती हैं, ये सबसे बड़ी कोशिकाएं हमारे शरीर की। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है हमारे शरीर की, सॉरी सबसे लंबी कोशिकाएं हमारे शरीर की। क्लियर? तंत्रिका कोशिका। दोस्तों आपका पूरा का पूरा शरीर आप जानते हो इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी में तंत्रिकाएं फैली हुई हैं, नर्व फैली हुई हैं। तो ये है आपकी एक तंत्रिका कोशिका, ये एक नर्व सेल का डायग्राम है ये, और ये सबसे लंबी कोशिकाएं आपके शरीर की। तो नर्वस सेल या नर्व कोशिका सबसे बड़ी होती हैं, इनकी पुनः जनन क्षमता सबसे कम है, पुनः जनन क्षमता सबसे कम होती है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सी कोशिका है जिसकी पुनः जनन क्षमता सबसे कम होती है? तो आपने कहा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, इनकी पुनः जनन क्षमता सबसे कम है, लेस रीजनरेशन पावर होती है, लेस रीजनरेशन पावर होती है इनकी। मैम ये क्या होता है पुनः जनन क्षमता? पुनः जनन क्षमता का मतलब है डैमेज होने पर फिर से रिपेयर हो जाना। किसी की तंत्रिका कोशिका डैमेज हो गई और फिर से रिपेयर हो जाना, तो ये डैमेज होने के बाद बहुत कम रिपेयर हो पाती है ना। 100% दोबारा से कभी रिपेयर नहीं होती, 50%, 20% ऐसे ये रिपेयर होती हैं। तो इनकी रिपेयरिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है, जो न्यूरॉन सेल होती है या नर्व सेल होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गन के अंदर की सेल की होती है? लीवर सेल की सबसे ज्यादा है। अगर आपको पूछा कि सबसे कम किसकी होती है, तो आपने कहा नर्व सेल की, तंत्रिका कोशिका की, है ना। तंत्रिका कोशिका की सबसे कम होती है मैडम, तंत्रिका कोशिका की सबसे कम है। अब भाई सबसे ज्यादा पूछ ले, सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर, ठीक है, सबसे अधिक आपको पूछे, सबसे अधिक, जो बेटा मैं पॉइंट्स लिख रही हूं ना, इनको आप लोग क्या करोगे, लिखते चलना पॉइंट डाल डालकर। भाई जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया तंत्रिका कोशिका, इसके बारे में मैंने ये पॉइंट लिखा था, तो बस आपने जहाँ तंत्रिका कोशिका हेडिंग डाली है वही इस पॉइंट को आप लोग ऐड ऑन करते चलना। ठीक है, ये वाला पॉइंट, जैसे कि आपको पूछे सबसे अधिक पुनः जनन क्षमता किसकी होती है, सबसे अधिक पुनः जनन क्षमता, है ना, सबसे ज्यादा या सबसे अधिक पुनः जनन क्षमता, मोस्ट रीजनरेशन पावर, मोस्ट रीजनरेशन पावर किसकी होती है? तो मोस्ट रीजनरेशन पावर जो होती है ये होती है यकृत कोशिका की, यकृत कोशिका यानी आपके लीवर की सेल की। आपका जो लीवर है अगर वो 90% डैमेज हो गया ना, तो 10% लीवर बचा है, वही वापस से पूरा का पूरा लीवर बना देगा, वही वापस से आपका पूरा का पूरा लीवर तैयार कर देगा। तो आपकी जो लीवर सेल है इनकी पुनः जनन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आई सभी बच्चों को? फटाफट से बताओ, सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चल रहे हैं, है ना? चलो जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। फीमेल में दोनों में से ऑफिस लाइन है, समझ नहीं आया। वर्टिब्रे में हो मैम, वर्टिब्रा में होती है, वर्टिब्रा में नहीं होती बेटा, ये तो आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है। ये जो नर्व सेल्स होती हैं बेसिकली इस तरीके से आपकी रीढ़ की हड्डी में भी है ना, और आपकी पूरी बॉडी में सिग्नल ले जाने का काम कर रही हैं। ठीक, चलो तो बताओ जल्दी से। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ये सब
हाँ जी, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये सारी जो आपकी स्मॉलेस्ट सेल और आप लोगों की जो बिगेस्ट सेल हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ें जो हैं आपने अभी तक क्लियर करी हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो, और अच्छे से देखना चाहते हो तो दैट इज़ योर न्यूरॉन सेल। ये है तुम्हारी नर्व कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं लाखों कोशिकाएं जो आपके बॉडी के अंदर सेंसेशन, मैसेजेस उनको कन्वे करने का काम करती हैं, है ना। चलिए अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। और अब हम बात करने वाले हैं, मैम सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, कोशिका की खोज किसने करी थी। लेकिन मैम सबसे पहले हम एक कोशिका का डायग्राम देखना चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो कोशिका है वो कैसी दिखती है। तो देखो कितनी प्यारी है बेटा, ये है एक सेल जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। ये है सेल, ये है बच्चा कोशिका। ऐसी आपके शरीर के अंदर मिलियंस है, मिलियन कोशिकाएं आपके शरीर में। आपका शरीर मिलियन छोड़ो, बिलियन सेल से मिलकर बना है। तो आपका पूरा शरीर बिलियंस कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये है, देखो कितनी सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल है। और अगर आप लोग देखना चाहें मैम, प्लांट के अंदर कौन सी होती है, ये होती है आपकी प्लांट के अंदर पाई जाने वाली सेल। ये है पादप कोशिका। पादप भी जिंदा होते हैं, प्लांट भी जिंदा होते हैं। तो ये प्लांट के अंदर पाई जाने वाली सेल है और ये हमारे अंदर पाई जाने वाली सेल है एनिमल, यानी कि जंतु का एनिमल सेल। दिस इज एनिमल सेल, ओके, एंड दिस इज प्लांट सेल। क्लियर, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर दिख रही हैं। चलिए तो भाई अब आ जाइए, अब बात करते हैं कि मैम सेल को किसने डिस्कवर किया था। सेल को किसने डिस्कवर किया था, सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अब हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई आइए, अब हम लोगों को यहाँ पर जो अगला पॉइंट लिखना है, कोशिका की खोज किसने करी थी दोस्तों, कोशिका की खोज। तो अब हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। तो हेडिंग हम लोगों ने डाली डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जब हम लोग सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं तो सेल की डिस्कवरी 2 बार हुई थी दोस्तों। 2 बार, 2 बार कैसे मैडम, यानी कोशिका की खोज के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो कोशिका की जो खोज है ये कितनी बार आप लोगों की हुई थी, 2 बार हुई थी। एक तो आप लोगों की खोजी गई थी जीवित कोशिका, ओहो, एक तो आप लोगों की खोजी गई थी दोस्तों लिविंग सेल, जीवित कोशिका, और एक मृत। तो मैम पहले हम लोग लिखते हैं मृत कोशिका के बारे में, डेड सेल, डेड सेल। ठीक है, हु डिस्कवर्ड डेड सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृत कोशिका, डेड सेल को किसने खोजा। ठीक है, डेड सेल। क्या मैम डेड भी होती है सेल, मरी हुई सेल भी होती है, बिल्कुल होती है। मैंने अभी अभी आपको कहा कि जब आपकी बॉडी से आपकी स्किन निकल जाती है ना, कई बार होता है हमारी खाल निकल जाती है, पैरों से खाल निकलने लगती है स्किन, तो वो क्या होती है, वो डेड सेल होती है हमारी। तो मैम हमारे अंदर भी डेड सेल हैं और प्लांट्स में भी हैं, बिल्कुल है। तो डेड सेल किस में ज़्यादा है, हमारे अंदर ज़्यादा है या प्लांट में, तो कहोगे प्लांट में ज़्यादा डेड सेल होती है। हमारे कंपैरिजन में, एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स हैव मोर डेड सेल, पौधों में ज़्यादा मृत कोशिकाएं होती हैं। तो इसीलिए याद रखना कि सबसे पहले जो मृत कोशिका की खोज हुई थी वो पौधों में ही हुई थी। तो मृत कोशिका की खोज सबसे पहले करी थी रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में, 1665 में। तो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था, डेड सेल को डिस्कवर करा था। तो आपको कभी भी पूछेगा कि सबसे पहले डेड सेल को कब किसने प्यारे बच्चे डिस्कवर करा, तो आप कहोगे रॉबर्ट हुक। ठीक है मैम, डॉक्टर तंत्रिका कोशिकाओं को रोकने के लिए, कमेंट था एक बच्चे का, निकल गया। पिक भी राइट करनी है बेटा, पिक राइट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चीजों को समझना है आपको। ठीक है, पॉइंट्स आप लोगों को नोट करते चलना है। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। सेकंड पॉइंट है कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका को किसने खोजा था। तो बेटा लिविंग सेल की भी डिस्कवरी हुई थी, लिविंग सेल,
लिविंग सेल को किसने खोजा था? लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका को किसने डिस्कवर करा? तो आप लोग यहाँ पर आंसर देंगे ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट दोस्तों, ल्यूवेनहॉक। तो जो ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट हैं, ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या करा था? 1674 में डेड सेल की डिस्कवरी करी, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। इन्होंने क्या करा था? जीवित कोशिका को खोजा था 1674 में, 1674 में। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि मृत कोशिका को किसने खोजा और जीवित कोशिका को। अब मुद्दा ये आता है कि मैम जीवित कोशिका को किस में खोजा था और मृत कोशिका को किस में खोजा था? तो आपने कहा कि ये जो मृत कोशिका है इसको खोजा गया था कॉर्क के अंदर। कॉर्क, कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है एक छोटा सा लकड़ी का पीस। मैंने कहा ना पौधों में, प्लांट्स में ज़्यादा डेड सेल होती हैं। तो ये रॉबर्ट हुक जो थे ऐसे ही घूम रहे थे, इन्हें एक लकड़ी की टहनी नजर आई, टूटी हुई टहनी नीचे जमीन पर पड़ी हुई नजर आई। उस टहनी को इन्होंने उठाया, वो काटा, उसका एक छोटा सा पीस बनाया, उस छोटे से पीस को माइक्रोस्कोप में रखा, सूक्ष्मदर्शी में रखकर देखा, तो इन्हें इस लकड़ी के छोटे से पीस में ऐसे ऐसे कमरे से नजर आए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चैम्बर नजर आए, छोटे छोटे चैम्बर नजर आए। इन छोटे छोटे चैम्बर्स को ही रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था सेला या सेल। तो इस प्रकार सबसे पहले कॉर्क में एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी किसने? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये है एक कॉर्क सेल, है ना, ये है दोस्तों एक कॉर्क कोशिका, ये है एक कॉर्क कोशिका। इसी के अंदर आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से कमरे, जैसे हनी बी कॉम्ब, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना। मधुमक्खी का छत्ता कितने बच्चों ने देखा है? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी बी कॉम्ब, जैसे कोई हनी बी जो होती है वो अपना कॉम्ब बना लेती है, छत्ता बना लेती है। तो ऐसी स्ट्रक्चर इन्हें नजर आई थी। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को फिर रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था सेल। और इसी प्रकार सबसे पहले मृत कोशिका की खोज हुई, क्योंकि भाई जब वो पेड़ की टहनी पेड़ से टूटकर नीचे गिर गई तो वो तो मरा हुआ हो गया ना, वो तो डेड सेल हो गई उसके अंदर। जैसे कि कोई इंसान मर जाए और उसकी कहीं लाश पड़ी हुई है, उस लाश का एक छोटा सा पीस लेकर माइक्रोस्कोप में देखें तो वहां सारी कोशिकाएं मरी हुई होंगी, फिर डेड, क्योंकि वो आदमी मर चुका है तो कोशिका भी मर चुकी है ना। तो इस प्रकार एक लकड़ी के कॉर्क, लकड़ी के एक छोटे से पीस में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? डेड सेल को डिस्कवर करा था। तो आज के लिए हमने इतना रखा। चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने आज जितने भी फैक्ट पढ़े हैं आपके दिमाग में वो जरूर छप गए होंगे, है ना बेटा, है ना। तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिएगा कि मैडम हाँ हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आई। अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हाँ जी, तो जल्दी से बताएं सारे बच्चे। अब मिलते हैं हम लोग कल यानी कि नेक्स्ट क्लास, ये जो सेल वाला चैप्टर है इसके नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो भाई बहुत बढ़िया। कल हम लोग बात करने वाले हैं सेल थ्योरी किसने दी थी। कल हम लोग बात करने वाले हैं सेल कितने टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। अगर आपने एक बार अभी पढ़ लिया ना, समझ लिया चीज़ों को, दोबारा फिर बस रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। दोबारा आपको बहुत ऐसा दिमाग लगाकर कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आपको चीज़ें पढ़ाती हूँ तो एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करती हूँ बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी टॉपिक के साथ सेम टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, टाटा, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा। तो नमस्कार।